देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी की गारंटी चलती है। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर अपराधी हैं, गुंडे, माफिया, डकैत। इस पर विपक्षी दल चाहे कितनी भी राजनीति कर ले, योगी क्लियर विजन के साथ चलते हैं। यानी अपराध किया है तो हिसाब पक्का होगा। उसमें न जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा तो सिर्फ अपराध। लेकिन सत्ता पाने के लिए विपक्ष लगातार जाति और धर्म को मुद्दा बना रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव अब फंस गए। कैसे फंस गए हैं, क्यों फंस गए हैं, क्या बयान ऐसा दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे प्रहार। दूसरी अहम खबर की बात कर लेते हैं। दूसरे सेगमेंट में आज दिल्ली की बात करने वाले हैं, जहां अपराधी बेखौफ हो गए। अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हट्टे कट्टे बाउंसर्स को भी बंदूक की नोक पर घुटने पर बैठने को मजबूर कर दे रहे हैं। आखिर राजधानी में ये हो क्या रहा है, कहां की ये घटना है, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। तीसरे सेगमेंट में बात भारत के बढ़ते कद की होगी। भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया में युद्ध के दो मोर्चे खुले हुए, तीसरे मोर्चे की भी सुगबुगाहट है और इसी बीच पूरी दुनिया इससे टेंशन में रह रही है। और अब सभी देश भारत को उम्मीदों से देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। पीएम मोदी से अब अपील की जा रही है कि वो ये युद्ध रुकवाएं। कैसे रुकेगा युद्ध बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करने वाले हैं, जहां क्राइम को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे। कोई जाति की बात करता है, कभी कोई बात होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं। गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। 17 के बाद माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई गुस्सा किया तो फिर राम नाम सत्य है। तो योगी आदित्यनाथ ने तो बता दिया कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन इसको लेकर जातीय कार्ड खेला गया। अखिलेश यादव की तरफ से खेला गया। पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और। दो अलग अलग बातें कैसे हुई हैं, पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। कानून व्यवस्था पर ये पहला ट्वीट आप देख रहे हैं। जब आपको याद है सुल्तानपुर की घटना सामने आई थी, 10 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए के गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए थे, तो अखिलेश यादव ट्वीट लिखते हैं। और जरूरी भी है, विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल पूछते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अपराध बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई कीजिए। ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जब कार्रवाई हो गई तो देखिए बोल कैसे बदले, रंग कैसे बदला, बात कैसे बदली। यहाँ पर डकैत के एनकाउंटर पर उसकी जाति को लेकर प्रश्न पूछा गया। कहा गया कि जात देखकर एनकाउंटर किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई है। राजनीति के चक्कर में ये समझ ही नहीं आ रहा कि विरोध किस बात का करना है। क्यों मैं ऐसा कहने, जरा डिटेल देखिए। सुल्तानपुर के सर्राफा कारोबारी से लूट होती है। ये घटना सुल्तानपुर में होती है। 5 अपराधी पहुंचते हैं, नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, डकैत पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। 1 करोड़ 40 लाख की ज्वेलरी और कैश लूट कर ये अपराधी फरार हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने तब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हमने आपको ट्वीट भी दिखाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की तलाश उसके बाद शुरू कर दी। उससे पहले ही तलाश शुरू थी, लेकिन विपक्षी होने के नाते प्रश्न पूछा अखिलेश यादव ने, और पूछना चाहिए भी था। एसटीएफ ने डकैत मंगेश यादव को ढेर कर दिया, सफलता हासिल कर ली। इस केस में कार्रवाई हो गई। मंगेश पर देखिए 1 लाख का इनाम घोषित था, इनामी अपराधी था। बहुत सारे मामले उस पर दर्ज थे, आगे आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से मामले दर्ज थे। लेकिन सपा डकैत की जाति पर फिर सियासत करने लगी। अखिलेश यादव जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, यह आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि मंगेश का पूरा नाम मंगेश यादव था। इसको लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। तो खुद ही कंफ्यूज है ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस अपराधी की जाति बताई गई, जरा उसकी क्राइम कुंडली अब जान लीजिए, वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मंगेश 1 लाख का इनामी बदमाश था, तो कई मामले रहे होंगे तभी 1 लाख का इनामी बदमाश था। जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में कई केसेस मंगेश यादव पर दर्ज थे। चोरी, लूट और डकैती जैसे संगीन आरोप थे। 2022 में यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
तो समझिए आप कि ये नामी अपराधी था ऐसा नहीं था, लेकिन इसका जो सरनेम था यादव, उसमें जाति एंगल, जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब समझिए कि अब इसमें एक और नेता है जो सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी का यहाँ जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी अब क्या बोला है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर नहीं, विश्वास ही नहीं करती है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, यानी सुर में सुर मिलाते अखिलेश यादव के ये नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर, क्योंकि घटना हुई, अखिलेश यादव पहले से कह रहे थे, अब इन्होंने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने आज कहा। क्या कहा बताते हैं आपको। मंगेश के एनकाउंटर पर सीएम का ये पहला बयान सामने आ गया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को घेरा है, नाम नहीं लिया, लेकिन जो बयान उनकी तरफ से आ रहे थे उसका अनकहा जिक्र यहां देखने को मिला। डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तुरंत ही कहा था कि मंगेश यादव है, जात देखकर एनकाउंटर किया गया है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डकैत मारा गया इसलिए इनको बुरा लग रहा है। ये लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते थे। उनकी सरकार का जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दिए। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा ओहदा मिलता था समाजवादी पार्टी सरकार में, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, ये बहुत बड़ी बात कही योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से पहले पुलिस भागती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब अपराधी भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहली बार उन्होंने खुलकर मंगेश यादव के मामले पर कुछ कहा है। लेकिन जान लीजिए कि योगी का मतलब गारंटी। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वचन ही शासन है। और उन्होंने फिर से बता दिया है कि अपराध अगर किया है तो हिसाब होगा, हिसाब पक्का है। न डकैतों को छोड़ा जाएगा, न गुंडों को छोड़ा जाएगा, न माफियाओं को छोड़ा जाएगा। मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार रहता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी और सपा सुप्रीमो के बीच अलग अलग मंचों से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव जिस भी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सीएम योगी उसी मुद्दे पर अखिलेश को पटखनी दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में अखिलेश को पीडीएफ फॉर्मूला का फायदा मिला है, लेकिन मौजूदा हालात में अखिलेश उपचुनावों के लिए नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में अखिलेश कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती मामले में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यूपीएसटीएफ ने अखिलेश की कोशिश पर पानी फेर दिया। एटीएस के जवानों ने लूट में शामिल हिस्ट्री शीटर डकैत मंगेश को ढेर कर दिया। एटीएस की कार्रवाई के बाद अखिलेश की सियासी स्ट्रैटेजी भी बदल गई। कल तक जो अखिलेश सराफा कारोबारी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, आज उनका सफाई कुनबा डकैत मंगेश के पाले में खड़ा हो गया, क्योंकि मंगेश सिर्फ डकैत नहीं था, बल्कि वो यादव था। यादव होने की वजह से सपा का कानून व्यवस्था वाला राज जातीय गीत में तब्दील हो गया। अखिलेश और उनके नेता एक सुर में पुलिस के एक्शन को गलत बताने में जुटे हैं। पुलिस से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस ने डकैती के मुख्य आरोपी को उसकी जाति की वजह से गोली नहीं मारी, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी ने एनकाउंटर से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं मंगेश यादव पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। अखिलेश यादव की दोहरी राजनीति वाली स्ट्रैटेजी नई नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में भी अखिलेश ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले विधानसभा में खड़े होकर प्रशासन को उकसाया और जब अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ तो छटपटाने लगे। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है।
आपके हैं, ये चीजें नहीं हो सकती। आपके हैं, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। हालातों के साथ सपा की स्ट्रैटेजी भी भले बदलती हो, लेकिन सीएम योगी का स्टैंड आज भी क्लियर है। जो अपराध करेगा उसका इंतजार यमराज करते मिलेंगे। जिस मंगेश के जरिए सपा जाति वाला कार्ड खेल रही है, उस पर लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज थे। यही वजह है कि सीएम योगी सपा पर हमलावर हो गए। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वहां ग्राहक भी बैठे हैं। ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। अम्बेडकर नगर में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश को उन दिनों की याद दिलाई जब प्रदेश में सत्ता की शह पाकर माफिया उत्पात मचाया करते थे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका ही कोई कारिंदा मुख्य आरोपी बनकर सामने आ गया। सपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका उदाहरण है मोईद और नवाब जैसे असुमत के लुटेरे। एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। अपराध और अपराधी के खिलाफ आज तक सपा का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। जहां भी अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, वहां एक्शन की पूरी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का एक्शन प्लान चलता था। मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि गुंडा राज का वो दौर था और वो बीत चुका है। सुनिए दोनों का क्या कहना है, कैसे हमला बोला है अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की सरकार और ये नारे लगते थे, नारा आम जनमानस के मन दिलो दिमाग पर छाया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। समाजवादी पार्टी में जाति, मजहब, धर्म देख करके नौकरियां दी जाती थी। अपराधी और माफिया थानेदारों को, कप्तान को निर्देशित किया करते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों का समूल नाश हो रहा है और अगर कानून व्यवस्था को वो चुनौती दे रहे हैं तो उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह है जिसके सरगना अखिलेश यादव हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की सरकार चला करते थे। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। सदन के अंदर जब महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव बहुत कुछ बोल रहे थे। इस पर सीएम योगी ने कहा था, साफ कहा था कि जब जांच होती है तो समाजवादी पार्टी कनेक्शन इन अपराधियों का, जो महिला सुरक्षा का बिगुल फूंक रहे हैं, उनका समाजवादी पार्टी कनेक्शन ही बार बार उभर के सामने आता है। और ऐसा हुआ भी। आपके सामने 3 मामले रखते हैं, हम तथ्यों के साथ बात करें। आपके सामने सबसे पहले 3 मामले रख देते हैं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या का मामला आपको याद होगा, मोईद खान
जिसने करीब लंबे वक्त तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसे ब्लैकमेल किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और तब अखिलेश यादव ये कहते रहे कि वो तो जानते ही नहीं है कि मोहित खान है कौन। तस्वीरें सामने आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव इनकार करते रहे, समाजवादी पार्टी इनकार करती रही। डीएनए टेस्टिंग की भी यहाँ पर बात की गई थी, उसका भी जिक्र यहाँ पर आया था। दूसरा मामला सामने आया कन्नौज से, जहां नवाब यादव का फिर से जब कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगा तब भी अखिलेश यादव वही राग अलाप रहे थे कि वो तो नहीं जानते कि नवाब यादव कौन है। हालांकि उन्हीं की पार्टी के एक लीडर ने ये कह दिया, एक नेता ने ये कह दिया कि हाँ, नवाब यादव तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी बहुत सारी उस वक्त अखिलेश यादव के साथ वहां पर सामने आई। और अब तीसरा मामला सामने, ये बिल्कुल ताजा मामला है, मऊ से सामने आया है। वीरेंद्र बहादुर पाल का नाम सामने आया है, जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं और इन पर भी दुष्कर्म के ही आरोप लगे हैं। तो ये तीन मामले बताते हैं कि बार बार समाजवादी पार्टी इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक सामने आता है। अब ये एक मामला क्या है, मऊ से क्या खबर सामने आई है, चलिए जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल मामला क्या है उसकी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। हमने आपको बता दिया कैसे अयोध्या और कन्नौज से मामला सामने आया। अब मऊ का पूरा मामला क्या है ये जान लीजिए। मऊ में सपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे। हमने आपको तस्वीर दिखाई वीरेंद्र बहादुर पाल की, अभी भी आप देख रहे हैं, उन पर आरोप लगा है। वीरेंद्र बहादुर पाल सपा नेता के साथ साथ वकील भी हैं। सहयोगी युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से वीरेंद्र पाल फरार चल रहे हैं। सपा और बसपा से उनका पुराना कनेक्शन रहा है, पुराना नाता रहा है और फिलहाल समाजवादी पार्टी में है। तो ये इनका भी एक मामला सामने आ गया, जांच के दायरे में ये पूरा मामला चल रहा है। अब इससे पहले कि अखिलेश यादव का कोई बयान आए, वो कहें कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है वीरेंद्र पाल बहादुर, तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी को भी देखनी चाहिए, क्योंकि इससे जब वो डीएनए को लेकर बोलते हैं या कोई भी बयान देते हैं तो उनको समझना होगा। ये आप सबसे पहले देखिए, ये देखिए अखिलेश यादव ये खड़े हैं और मंच पर उनके साथ देखिए वीरेंद्र पाल हर जगह बैठे हुए हैं। यहाँ अखिलेश यादव, वीरेंद्र पाल, तो ये वो तस्वीरें हैं। एक बार तस्वीरें फिर से दिखाएंगे। देखिए ये मंच पर तमाम बड़े नेताओं के साथ वीरेंद्र पाल को आप देख पा रहे हैं। ये एक और तस्वीरें, मुलायम सिंह भी हैं उसमें, मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव और उनके पीछे वीरेंद्र पाल, तो मंच पर मौजूद है। तो आप समझिए मंच पर मौजूदगी अगर है तो कोई ऐसा ही नेता मंच पर मौजूद नहीं होता है। तो समाजवादी पार्टी अगर अब ये इनकार करती है तो ये समझ लीजिए कि ये पुरानी तस्वीरें हैं, यानी पुराना साथ रहा है यहाँ पर वीरेंद्र पाल का भी, जिन पर मऊ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने आरोप लगाए हैं। इस बीच हमने इस पूरे मामले को लेकर, मऊ का जो पूरा मामला है उसको लेकर सीओ अंजनी कुमार पांडे से बात की है। उन्होंने जानकारी दी है एफआईआर क्या दर्ज हुई है, वो आपको सुनवा देते हैं। दिनांक 7/9/24 को एक पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। लिहाजा तत्काल उस पर जो है कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है दिया। ये सारी चीज़ें अब तो जांच के विषय। तो एक और सपा नेता पर एफआईआर हो गई है। क्या होता है इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी। अखिलेश यादव क्या कहते हैं इस पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन अपराध है तो हिसाब होगा, ये योगी क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग आए थे हफ्ता वसूलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करी, फायरिंग वगैरह करी। जो निशान लगाए गए थे पुलिस वाले पे 18 फायरिंग बता रहे हैं लगभग। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए, क्योंकि मामला ऐसा ही सामने आया। आप अमूमन दिल्ली में कई जगहों पर घूमने जाते होंगे, लेकिन क्या ये तस्वीर आपको डरा रही है? हम इसलिए कह रहे हैं, पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए राजधानी में कैसे अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। ये देखिए खुलेआम
और बंदूक हवा में रुक करके शूटर्स का यहाँ तांडव देखा गया और धड़ाधड़ फायरिंग की गई है लगातार। करीब 3 मिनट तक ये गोलियों की तड़तड़ाहट से ये इलाका गूंजता दिखाई दिया है। सीमापुरी इलाका है ये दिल्ली का। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं कैसे फायरिंग हुई है। हरिया बजाई हरिया। तो सुना आपने कैसे गोलियों के तड़तड़ाहट से सड़क पर ये गोलीकांड सामने आया है, कैसे फायरिंग हो रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे लग रहा है किसी का डर ही नहीं, बेखौफ है, बिना किसी डर के ऐसे फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। हरिया बजाई हरिया। तो आखिर क्लब के बाहर ये गोलीकांड हुआ क्यों? चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली के सीमापुरी में बदमाशों का यह आतंक देखा गया है। क्लब के बाहर बदमाशों ने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। शूटर्स ने क्लब पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी। हमने आपको सुनवाई भी है किस तरह से धड़ाधड़ गोलियां चलाई जा रही थी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी क्योंकि गोली फायर करने के बाद ये फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने यहां पर एक आरोपी को अरेस्ट भी किया है और गिरफ्तार बदमाश गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। बाकी बदमाशों की भी अब तलाश हो रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। बदमाश क्लब में फ्री एंट्री की मांग कर रहे। सोचिए अगर पैसा देकर एंट्री करनी थी, उसको लेकर इनकार करने पर फ्री एंट्री की मांग पर ऐसा डर और दहशत बनाने का यहाँ पर प्रयास देखा गया कि खुलेआम सड़क पर खड़े होकर बदमाश फायरिंग करने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं लगता कि ये राजधानी है, कार्रवाई होगी तो क्या होगा, इसका खौफ नहीं दिखाई दिया। और हमारे सहयोगी लोमस झा वहां पहुंचे जहां पर यह घटना हुई सीमापुरी में। उस क्लब के बाहर क्या कुछ हुआ था, उस वक्त क्या हो रहा था, क्या फ्री एंट्री का ही मामला था, उन्होंने जानने समझने की कोशिश की। उनकी रिपोर्ट देखिए। सीमापुरी के उस जगह पे खड़े हैं जहां पर कुछ लोगों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। अभी हम उसी क्लब के बाहर यहाँ पे खड़े हैं और उस फायरिंग के कुछ निशान यहाँ पे क्लब के बाहर भी आप देख पाएंगे। 2 गोली के निशान हैं जहाँ पे पुलिस के द्वारा उसको गोलाकार बनाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि ये पूरी घटना 5 तारीख की देर रात की है, जब 4 लोग आते हैं, उनके द्वारा ये अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पे की जाती है। हालांकि जो ये क्लब है, क्लब के बाहर जो 4 बाउंसर होते हैं, उनके भी माथे पे वो जो हथियारबंद लोग पहुंचते हैं, उनके द्वारा उनके माथे पर पिस्टल ताना जाता है। हालांकि किसी को इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई हताहत नहीं होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं उनके द्वारा ये फायरिंग की जाती है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। तो मामला दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरों की तलाश की जा रही है। लेकिन अब 2 मामले सामने आ रहे हैं कि फ्री एंट्री का ये मामला था या पैसों के लेन देन का, रंगदारी का ये मामला था। ये सवाल बना हुआ है। किस तरह से 2 एंगल्स इसमें सामने आ रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। दरअसल बदमाशों ने पहले बाउंसर्स को धमकाया था, डराया था, धमकाया था और बंदूक दिखाकर उनको घुटनों पर बैठाया था। ये जानकारी मिल रही है, घुटनों पर उनको बैठाया गया। महिला बाउंसर को भी शूटर्स ने धमकाया। यहाँ क्लब के बाहर महिला बाउंसर्स भी थी और उन्हें भी धमकाया गया है। 5 सितंबर की ये वारदात बताई जा रही है, यानी अब से कुछ दिन पहले की ये वारदात बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की 2 एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये फ्री एंट्री का मामला था या यहाँ पैसों को लेकर बातचीत थी, क्योंकि आरोपी क्लब में फ्री एंट्री नहीं दिए जाने से नाराज थे। कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा था, इससे उनकी नाराजगी बढ़ गई और रंगदारी के एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही कि क्या यहाँ पैसों की उगाही की जा रही थी, डर बनाकर पैसे मांगे जा रहे थे। ये तमाम सवाल हैं, पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है। हमने आपको बताया, हमारे सहयोगी लोमस झा ने जरा पुलिस से भी समझने की कोशिश की कि जो आरोपी गिरफ्तार है उसने क्या बताया है, पूछताछ में कुछ खुलासा हो पाए क्या। रिपोर्ट उनकी देखिए आप। यही वो कांच क्लब है जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। आपको जानकारी दे दें कि हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और उन अपराधियों को पहचानने के लिए लगातार जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है उसको खंगालने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें, पुलिस कई एंगल पे यहाँ पे जाँच करते हुए दिख रही है। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि हम हर एक एंगल पे जाँच कर रहे हैं। जो धमकी का एक मामला भी निकल के सामने आ रहा है, उस एंगल पे भी यहाँ पे जाँच की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई आपराधिक रंजिश भी हो सकती है। उस एंगल पे भी पुलिस यहां पर पूरे मामले को जांच करती हुई दिख रही है। हालांकि पुलिस लगातार ही उन 4 हथियारबंद लोगों की तलाश में जुटी है जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में यहां पे फायर करते हुए दिख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा कई राउंड यहां पे
फायर किया गया था, उस फायरिंग में किसी की भी हताहत होने की बात निकल के सामने नहीं आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। क्या अगर आप दिल्ली में अब काम करते हैं तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे, या फ्री एंट्री अगर आपने करने से मना किया अपने रेस्टोरेंट में, अपने क्लब्स में, तो वहां ऐसे फायरिंग हो जाएगी राजधानी में? ये सवाल बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ रहे हैं जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। लोमस, सवाल यह है कि राजधानी में यह हाल हो गया है कि अगर फ्री एंट्री के लिए मना किया जाए तो फायरिंग है, रंगदारी क्या उगाही यहाँ पर पैसों की शुरू हो गई, ये हालात हो गए राजधानी के। देखिए, बिल्कुल सलोनी, आपका सवाल एकदम जायज़ है और इन सवालों को लेकर के लगातार ही दिल्ली पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब ये जांच क्यों, पहले क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को पकड़ने का कोशिश किया गया, या फिर दिल्ली पुलिस के जवान उस जगह क्यों नहीं मौजूद थे जहां ये क्लब चलते हैं? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं क्लब के बाहर जरूर होती है और इस तरह की घटनाएं होने के बाद हालांकि दिल्ली पुलिस जरूर दावा करती है कि हम अपराधियों को जल्दी ही पकड़ लेंगे, लेकिन आपने देखा कि ये पूरी घटना 5 तारीख की है और हालांकि अब वीडियो सीसीटीवी के लगातार ही वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि 4 बदमाश आते हैं उस क्लब के बाहर और जो वहां पे बाउंसर खड़े होते हैं, जो क्लब के बाहर बाउंसर खड़े होते हैं, उन्हें भी वो डराते हैं, उन्हें वो घुटनों के बल वहां पे बैठा देते हैं और कहते हैं कि अगर वो हरकत करेंगे तो उनको भी उनके द्वारा शूट कर दिया जाएगा और इसी के बाद वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस 2 एंगल में जांच कर रही है, क्या ये रंगदारी का मामला था या फिर ये फ्री एंट्री का मामला था। हालांकि दिल्ली पुलिस दावा यह भी कर रही है कि उनके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया और सीसीटीवी फुटेज जो निकल के सामने आया उसको भी खंगालने के और दूसरे जो साथी अपराधी थे वो कहां छुपे हुए हैं और लगातार ही दिल्ली पुलिस इस सारे एंगलों को लेकर के जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली में इस तरह की अगर घटनाएं हो जाएंगी तो दिल्ली पुलिस क्या जवाब देगी, और दिल्ली पुलिस को जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि जब दिल्ली की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी तो वो किसके पास जाएगी। जी बिल्कुल लोमस, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो अभी जांच 2 एंगल से चल रही है कि क्या ये फ्री एंट्री का मामला था या रंगदारी का मामला था, लेकिन सवाल यह है कि राजधानी में इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में ये बताता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उन्हें डर नहीं है। तो आखिर डर कैसे कायम होगा, रिपोर्ट देखिए। हरिया बचाई हरिया, रात के करीब 12 बजे हाथों में पिस्टल और 3 से 4 बदमाश क्लब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हरिया बचाई हरिया। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठता है। तस्वीरें दिल्ली के सीमापुरी की हैं। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुरी के क्लब में आते हैं। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। इसके बाद महिला बाउंसर के सिर पर पिस्टल रखकर 2 पुरुष बाउंसरों को जमीन पर बिठाते हैं और फिर क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। घुटने दे, घुटने दे, अभी मैडम घुटने से गोली मारूंगा। बैठिए, देरी से बैठिए। हालांकि फायरिंग हवा में की गई थी, इसलिए गोली किसी को नहीं लगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कांच नामे क्लब के बाहर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस वारदात को बदमाशों ने 5 सितंबर की रात 11:30 बजे के आसपास अंजाम दिया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि एक एक करके 4 बदमाश कांच क्लब के बाहर आते हैं और पहले मौजूदा बाउंसरों को घुटने पर बिठाते हैं और उसके बाद क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लगभग 11:45 पे पीसीआर कॉल होती है। डीसीपी रैंक के अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंचते हैं, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है, क्राइम टीम मौके पे पहुंचती है और कुछ एविडेंस जो है वो मौके से एकत्रित किए जाते हैं। फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूल करना था या फिर कुछ और। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शूटरों की पहचान हो चुकी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। कुछ लोग आए थे हफ्ता वसूलने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करी, फायरिंग वगैरह करी
तो मतलब यहाँ के हम जितने भी लोग थे सब डर गए और हमने अपना शटर वगैरह बंद कर लिया। तो यहाँ पे मतलब 2-3 बार उन्होंने फायरिंग करी थी। पुलिस तुरंत इसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है और चारों बदमाशों की तलाश शुरू की जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शाहरुख नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तो चलिए इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक की। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। जहां पूरी दुनिया में 2-2 युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस, और ऐसा ही लग भी रहा है। ये पहले तस्वीर देख लीजिए आप। रूस यूक्रेन में करीब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। तबाही की तस्वीरें दोनों ही देशों से सामने आती रही हैं और यूक्रेन में ज्यादा तबाही हुई है। हालांकि अभी यूक्रेन भी रूस में घुस गया है कुछ इलाके में, लेकिन आप ये जो तस्वीर देखिए, ये बर्बादी का मंजर आम होता दिखाई दे रहा है। लगातार ये युद्ध 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन अब इस युद्ध को लेकर हर कोई उम्मीद की किरण के तौर पर भारत को देख रहा है। भारत से उम्मीद कर रहा है कि कैसे भी करके इस युद्ध को भारत रुकवाए, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो गया और कोई देश ये हिम्मत नहीं कर पा रहा कि मध्यस्थता करे। रूस यूक्रेन में जो भीषण जंग चल रही है, तबाही जिस तरह से हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या ये कहें कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा कि रूस को रोक ले या यूक्रेन को समझा ले। लेकिन अब उम्मीद जाहिर की जा रही है भारत से कि भारत शांति दूत के तौर पर सामने आए और ये युद्ध रुकवाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो डिटेल अब आपके सामने रखने वाले, क्योंकि शांति दूत के तौर पर भारत से उम्मीदें पूरी दुनिया की बढ़ती दिखाई दे रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब भारत रोकेगा, उम्मीद यही की जा रही है दुनिया की तरफ से। भारत की तरफ से अब मध्यस्थता की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, भारत शांति हमेशा से चाहता रहा है, उसी को सोचकर आगे बढ़ता रहा है और ऐसे में दुनिया ये चाहती है कि भारत इस मामले में कदम आगे बढ़ाए और दोनों देशों से बात करे। कई देश इसको लेकर भारत से पहले ही अपील कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, जिस तरह से भारत का बातें रखने का रुख है, उससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। जंग में यूक्रेन किस तरह से तबाह हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं। बहुत नुकसान हुआ है, जान की भी हानि हुई है, माल की भी हानि हुई है। यूक्रेन में बच्चे, बूढ़े, युवा सभी को निशाना बनाया जा रहा है, मारे जा रहे हैं लोग। इंसानियत के नाते एक बार फिर भारत ने अपने कदम बढ़ाए हैं, भारत आगे आया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है, जो ये जंग है, इसका दुनिया पर साइड इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि असर सिर्फ इन दोनों देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि जंग से देखिए महंगाई की मार झेल रही है दुनिया पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत पर भी देखिए महंगाई आई है और इस वजह से आई है क्योंकि ये युद्ध चल रहा है। कई चीजें हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब अपने शांति दूत को मॉस्को भेजने वाले, जहां पर बातचीत का पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार होने वाला। लेकिन ये बातचीत होगी कैसे, होगा क्या, क्या प्लान तैयार किया गया है, कैसे शांति का रास्ता अब निकालने वाला है भारत, चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि क्योंकि ये मध्यस्थता करने के लिए किसी को जाना होगा और वो कौन होगा। एनएसए अजीत डोभाल दरअसल मॉस्को का दौरा करने वाले। इसी हफ्ते मॉस्को जाएंगे अजीत डोभाल, मोदी के शांति दूत बनकर डोभाल जाने वाले हैं मॉस्को। डोभाल अपने रूसी समकक्ष से मिलेंगे और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। ब्रिक्स देशों के एनएसएस भी यहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। दोनों देशों में युद्ध विराम की पैरवी करेंगे, समझाएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है और क्यों ये जरूरी है कि युद्ध अब रोका जाए, युद्ध से हल नहीं निकल सकता। ये भी समझाने की कोशिश भारत की अलग अलग मौकों पर रही, चाहे G20 के दौरान आपने देखा हो या प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हो तब आपने देखा हो, तो कोशिश यही रही है। चीनी एनएसए से अलग से मीटिंग डोभाल करने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकने का ये मकसद है जिसको लेकर ये कोशिश की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत वर्ल्ड लीडर के तौर पर यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी की डिप्लोमेसी किसी से छुपी नहीं है और यही वजह है कि पूरी दुनिया को अब ये उम्मीद है कि भारत ये युद्ध रुकवा देगा। रिपोर्ट देखिए।
यूक्रेन जंग से हाहाकार मचा है। दोनों देश जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। यही वजह है कि अब इस जंग को रोकने के लिए दुनिया के कई देश वकालत कर रहे हैं। लेकिन ये जंग रोकेगा कौन? रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध विराम के लिए मनाएगा कौन? ज़ेलेंस्की को पुतिन के क्रोध से बचाने के लिए दुनिया भर में सिर्फ 3 देश ही हैं। वो देश हैं भारत, चीन और ब्राजील। इसमें फिलहाल भारत और चीन से दुनिया को ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत शुरू से ही दोनों देशों से जंग का मैदान छोड़कर बातचीत की टेबल पर आने की वकालत करता रहा है। भारत ने दुनिया के हर मंच से रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की वकालत की। यहां तक कि जब पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के दौरे पर गए तो वहां भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों से जंग की राह छोड़ देने की बात कही। दुनिया में पीएम मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो रूस दौरे पर जाकर पुतिन के सामने बैठकर उनसे जंग रोकने की बात करने की हिम्मत रखते हैं। मोदी की इसी हिम्मत की बदौलत दुनिया उनसे युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की आस लगाए हुए है। रूस यूक्रेन के बीच जंग पिछले 2.5 सालों से चल रही है। इस जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेनी सेना भी रूस के कुछ हिस्सों में घुसपैठ करने में सफल हो गई थी, जिससे जंग और भयानक हो गई थी। ऐसे में अब दुनिया इस जंग के साइड इफेक्ट से परेशान हो चुकी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि युद्ध विराम के लिए मोदी की कोशिश कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर गए थे और लौटे तो उन्होंने पुतिन से बात की। क्या बातचीत हुई? पुतिन और मोदी की फोन पर बात हुई थी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों में युद्ध विराम पर चर्चा हुई। पीएम ने यूक्रेन की दुर्दशा का जिक्र किया। पुतिन ने समझौते की अगुवाई की बात भी की। उन्होंने माना कि ठीक है, भारत अगुवाई कर ले। और इसके बाद डोभाल का मॉस्को दौरा तय किया गया है। मॉस्को में डोभाल पूरी रणनीति बताएंगे। रूस यूक्रेन में कूटनीतिक सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी और कूटनीति के जरिए ही युद्ध विराम पर बात होगी। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं, जब हम कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी भारत की चर्चित है, भारत पर ही भरोसा है, तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से मंच हैं जहां भारत लगातार मौजूद रहा है और मुखर होकर अपनी बात कहता रहा। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री इटली के मेलोनी को आप देख रहे हैं, जो बाइडेन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए। और इसके अलावा ये जो तमाम देश है, ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और विश्व गुरु बनते भारत की ही ये छवि है, जिसके चलते उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं और यही वजह है कि अपील यहां पर की जा रही है। तो तमाम लीडर्स के साथ हमने आपको तस्वीर दिखा दी और अब बता देते हैं कि देखिए इन लीडर्स के साथ खड़े होने के अगर क्रम में बात कहें तो मोदी ही एक ऐसे लीडर हैं जो आगे बढ़कर अपनी बात कह सकते हैं। और यही वजह कि देखिए मेलोनी, अब इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये अपील की है कि भारत आगे बढ़े, भारत बात करे। क्या कहा है अपनी अपील में जॉर्जिया मेलोनी ने, चलिए आपको बताते हैं। देखिए उनकी तरफ से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की से जो मुलाकात हुई है उसके बाद उम्मीद बढ़ गई है भारत से। उन्होंने कहा है कि मेलोनी ने कहा है कि इटली यूक्रेन के साथ खड़ा है और मेलोनी ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर यहाँ पर बात की। उन्होंने जिक्र किया इस बात का। उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने में भारत चीन की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। भारत और चीन अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत पर भरोसा जाहिर किया जा रहा है ग्लोबली। आप ये देखिए पीएम मोदी को अच्छा दोस्त मानती हैं मेलोनी और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया। मेलोनी के बयान के बाद सुलह की कोशिश भी यहाँ तेज हो गई है, क्योंकि डोभाल अब जाने वाले हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मॉस्को जाएंगे और बातचीत करके एक खाका तैयार करेंगे कि आखिर कैसे क्या करना है। लेकिन हमेशा ही भारत जो है पक्षधर रहा है शांति का। अलग अलग मौकों पर यह बात होती रही है। रूस यूक्रेन जंग में भारत हमेशा तटस्थ भूमिका में रहा है, बताता रहा कि शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी ने इसी पर बार बार जोर दिया है। ये युद्ध नहीं, बुद्ध का युग है। पीएम मोदी ने यह बात दोहराई है, युद्ध से हम सभी को नुकसान होगा। भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने अपील की है कि कूटनीतिक मंच पर आए, कूटनीतिक टेबल पर मसले को सुलझाएं, यानी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं। कई बार उनकी तरफ से यह कहा गया कि ये बुद्ध का दौर है और युद्ध इसमें नहीं चलेगा। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, सुनिए पहले। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है।
तो 23 अगस्त को क्या कहा ये आपने सुन लिया, प्रधानमंत्री ने कीव में कहा था, लेकिन उससे पहले 9 जुलाई 2024 को रूस गए थे प्रधानमंत्री और तभी से चर्चा शुरू हो गई थी। एक बार तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं, ये देखिए पुतिन के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं। पीएम मोदी का ये रूस दौरा था। मोदी ने पुतिन को गले लगाया और बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं रशिया और भारत में, और उसी की तस्वीर सामने आई। और यहाँ पर भी बातचीत की टेबल पर प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया था कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसे रोकना चाहिए। क्या कुछ हुआ था जब बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी, तो क्या कुछ हुआ था जरा वो जानकारी भी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि जब रूस गए थे तभी से दुनिया को उम्मीद थी कि शायद इस पर चर्चा शुरू हो, बात शुरू हो और इसके जरिए हल निकले कि युद्ध रोकना है, युद्ध रोका जाए। क्या कुछ कहा गया था, अब वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जब मुलाकात हुई 9 जुलाई 2024 को, जब पहुंचे प्रधानमंत्री, तो बातचीत क्या हुई, क्या निष्कर्ष निकला उस मुलाकात का। पीएम मोदी जंग के बीच ही क्योंकि गए थे रूस, और ऐसे में पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी और पुतिन के बीच वैसे कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं। जुलाई में मोदी ने रूस की यात्रा की थी, हमने आपको बताया 9 जुलाई को यह यात्रा हुई थी। पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पुतिन ने मोदी के लिए प्राइवेट डिनर रखा था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। पुतिन और मोदी के बीच औपचारिक चर्चा हुई, तमाम मुद्दों को लेकर कॉर्डियल रिलेशन को और कैसे बेहतर करें इस पर बात हुई, और इसके साथ यूक्रेन जंग पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री रशिया में ही थे और टेबल पर बैठकर यूक्रेन जंग का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। मोदी ने पुतिन से युद्ध विराम की बात की, उन्होंने कहा कि युद्ध अब रोकना चाहिए, और मोदी के दौरे पर उस वक्त भी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। और इसके बाद सोचिए तो प्रधानमंत्री उस प्लान पर एक्टिव हो गए, क्योंकि उसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें निमंत्रण भेजा था एक मुलाकात के दौरान COP20 देशों के बीच, और तब ये मुलाकात हुई। ये देखिए ज़ेलेंस्की के बुलावे पर पहुंचे थे और यहाँ पर कुछ समय तक रुके। पोलैंड और यूक्रेन दौरा था प्रधानमंत्री का, रुके, उन्होंने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया, बात की, और उसके बाद ये कहा कि हम कोशिश करेंगे। ये देखिए समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूक्रेन पहुंचे और उसके बाद उनकी तरफ से ये भरोसा भी जाहिर किया गया कि कोशिश करेंगे वो कि इस युद्ध को रोक पाए, और सिर्फ कहा ही नहीं, किया भी, क्योंकि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करने की भी कोशिश करते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई, और 23 अगस्त को कीव पहुंचे थे प्रधानमंत्री, ट्रेन की यात्रा करके पहुंचे थे क्योंकि वॉर जोन था। कीव में मोदी ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, ये मुलाकात 7-8 घंटे चली। ज़ेलेंस्की के साथ नेशनल म्यूजियम गए थे, जो बारीकियां हैं युद्ध की, जो हालात बने हैं उनको उन्होंने समझा। युद्ध में मारे गए बच्चों को भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी थी। मॉस्को में थे तब ये घटना हुई थी, तब उन्होंने बातचीत की टेबल पर ही पुतिन से कहा था कि ये ठीक नहीं है। पीएम ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया और उसके बाद ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के तस्वीर भी सामने आई थी, उन्हें सांत्वना देते हुए तस्वीर भी सामने आई थी। और ऐसे में समझिए कि उम्मीद अब जाहिर की जा रही है कि जल्द ही ये जो जंग है इसे सुलझा लिया जाएगा। बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, हमने आपको बता ही दिया है कि अब अजीत डोभाल जाने वाले हैं। तो सिर्फ रूस और यूक्रेन जंग को लेकर उम्मीदें नहीं है, बल्कि एक और जो युद्ध का फ्रंट खुला हुआ है वहां से भी अब, जब क्योंकि बातचीत रूस यूक्रेन जंग को हो रही है, तो उसको लेकर फिलिस्तीनी राजदूत ने अपील कर दी है। जी हाँ, इजराइल और गाजा का जो ये युद्ध चल रहा है उसका असर फिलिस्तीन के इलाकों पे भी पड़ रहा है, तो उसको लेकर अभी अपील की गई है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, भारत से जंग में मध्यस्थता की अपील। इजराइल हमास जंग में मध्यस्थता करे भारत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता में भूमिका निभाए। यानी दोनों जो फ्रंट्स खुले हुए हैं उसको लेकर ही अब ये अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करें और यहाँ भी बात करें। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात चल रही है और अब इस अपील के बाद देखते हैं कि भारत सरकार का क्या पक्ष रहता है, क्या यहाँ भी शांति की पहल भारत की तरफ से की जाती है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।